इरशाद बारी ताला है, जो तुम में से मोमिन हैं और जिनको इल्म दिया गया है उन्हें अल्लाह दर्जों में बुलंद करता है। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। महद से लहद तक इल्म हासिल करो, यानी माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक इल्म रहनुमाई करता है, हिदायत करता है और निजात देता है। जैसे जैसे इंसान का इल्म ज़्यादा होता है, इसका अदब बढ़ जाता है। इल्म के ज़रिए हिकमत को पहचाना जाता है। ज़िंदगी और हयाती अबदी इल्म के ज़रिए है। हर इंसान की कीमत वही है जो वो जानता है। पब्लिक सर्विस मैसेज। ज़िंदगी अजीम नेमत और अताए खुदावंदी है। कुरान जैसी वबाई मर्सी अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 का आगाज़ करते हैं। इसमें चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसकी आप डेफिनेशन नोट कर लें। ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी दोज चार्जेस विच आर एट रेस्ट, यानी वो चार्जेस जो कि रेस्ट में हैं, वो हम इस चैप्टर में बात करेंगे। इसमें हम जो चार्जेस रेस्ट में होते हैं उनको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बेशुमार डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी बेशुमार एप्लीकेशंस हैं और उसमें जैसे हमारा फ़ोटो कापियर है, प्रिंटर्स हम जो इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में प्रिंटिंग के लिए, या कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है। इन सब के अंदर जो चार्ज है वो रेस्ट में होता है और उस चार्ज को हम यूटिलाइज़ करते हैं मुख्तलिफ एप्लीकेशन के लिए। जैसे हम प्रिंटिंग के लिए फ़ोटो कापियर का इस्तेमाल करते हैं, इंक जेट प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से कैपेसिटर भी हम इस्तेमाल करते हैं कहीं किसी डिवाइस की एनर्जी को बढ़ाने के लिए या चार्ज को स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक branch of physics in which we study those charges which are at rest is called electrostatics। ये आप अपनी बुक में इसकी डेफिनेशन नोट कर लें। फिर हम बात करते हैं कूलम लॉ की। कूलम लॉ में हमें पता है कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमें ये भी पता है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर। और हमें पता है कि अगर एक जैसे चार्जेस, लाइक चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस जो हैं
वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्जेस वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये जो अट्रैक्शन है, ये जो रिपल्शन है, हमेशा दो चार्जेस के दरमियान में है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो कूलम ने इस रिपल्शन की फोर्स को, अट्रैक्शन की फोर्स को मैथमेटिकली लॉ की फॉर्म में बता दिया। कूलम के मुताबिक हमारे पास जो है, इसमें इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional and inversely proportional to the scalar distance between two चार्ज। हम अक्सर पेपर मार्क करते हैं और उसमें स्टूडेंट की जो बड़ी मिस्टेक हमें नज़र आती है, अक्सर जो है, ये स्टूडेंट प्रोडक्ट लिखना भूल जाते हैं, स्टूडेंट स्केल लिखना भूल जाते हैं। तो याद रखें, लॉ की वर्डिंग के अंदर हम थोड़ी भी तब्दीली नहीं कर सकते। अगर आपने प्रोडक्ट नहीं लिखा है तो इस डेफिनेशन का एक नंबर कट जाता है। स्केल नहीं लिखा है तो ये कैसे डेफिनेशन आपकी ठीक नहीं है। तो इसलिए आप याद रखें कि ये प्रोडक्ट का लफ्ज़ और स्केल का लफ्ज़ जब भी आप कूलम लॉ की डेफिनेशन लिखें उसमें आप इसको दो चीज़ों को लाजमी चेक कर लिया। तो कूलम लॉ क्या हुआ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between two charges is directly proportional to the product of magnitude of charges, product of magnitude of charges, and inversely proportional to the scalar distance between two charges. तो यहाँ पर अगर हम सपोज कर लेते हैं, हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि सपोज we have two charges Q1 and Q2. Suppose we have two charges Q1 and Q2 and distance between them is as shown in the figure. इसमें हमारे पास ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2
और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये हमारे पास स्मॉल आता है। मैंने कहा कि सपोज वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2 and the distance between two charges is r. According to definition of Coulomb law, Coulomb law की definition के मुताबिक हम इस चीज़ को लिख सकते हैं कि F is proportional to Q1 Q2. F is inversely proportional to R scale. हम इसको इस अंदाज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप देखें कि अगर इन दोनों z को कंबाइन किया जाए तो हमारे पास जो z आएगा वो यूँ आ जाएगा F is proportional to Q1 Q2 by R स्केल। और आपको पता है जब भी आप इस प्रोपोर्शनल के साइन को आप इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दिया जाता है और ये कांस्टेंट हमारे पास है k। तो यूँ Q1 Q2 by R स्केल यानी F is equal to K Q1 Q2 by R स्केल। फिर K is called proportional constant, also known as Coulomb constant। ये जो है वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है या कूलम्ब कांस्टेंट है, और ये जो कूलम्ब कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है अपॉन मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। चार्जेस कौन से हैं? Q1 और Q2। अभी हम बात ये करते हैं इन दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो एयर है या वैक्यूम। तो जब ये मीडियम होगा एयर तो उस वक्त जो K है वो इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹, और इसकी यूनिट क्या बनेगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये कूलम्ब और ये कूलम्ब मिलकर कूलम्ब -2, ये हमारे पास इसकी यूनिट आ जाती है। अब आप देखें कि ये जो E0 है जिसको हम लिखते हैं, बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं और 0 बोलते हैं आप। और ये जो है इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी जब फ्री स्पेस है या एयर है बिटवीन टू चार्जेस Q1 चार्ज एंड Q2 चार्ज, तो उस वक्त इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स है, इसलिए वो वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी? ये 8.85 × 10⁻⁻12, और इसकी जो यूनिट होगी वो इसके अपोजिट होगी, मतलब रेसिप्रोकल होगी। न्यूटन है
तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूटन इनवर्स। यहाँ पर हमारे पास ये है मीटर है, तो ये क्या होगा, मीटर -2। कूलम है तो रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये हमारे पास यूनिट। अब और ये जो है एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट की बजाय 0 भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है कि आपने जो मीडियम रखा है वो कितना अफेक्ट करता है फोर्स को, या आगे आने वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, वो क्या अफेक्ट करता है, उसकी वैल्यूज बढ़ाता है, कम करता है, वो अब ये वैल्यूज आप यहाँ पुट करेंगे तो k = 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये हमारे पास क्या आएगी 8.85 × 10⁻⁻12। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर्स के कूलम -2, ये इसकी वैल्यू एग्जैक्टली ये आ जाती है। अब मैं इस इक्वेशन को 1 कह देता हूँ, तो इस k की जगह हम उसकी एक्चुअल फॉर्म लिख देते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि therefore 1 become as f = 1/4 pi f0 q1 q2/r²। ठीक है, इसका नाम अपनी बुक पर आप नोट कर लेंगे, साइड पे नोट कर लेंगे, ताकि आपको ये बोलने में और याद करने में आसानी हो जाए कि ये सिंबल है वो क्या है। अब ये हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ जाती है कूलम लॉ, जिसमें हमें नजर आ रहा है कि ये जो फोर्स है वो 4 चीजों पर डिपेंड कर रही है, चार्जेस पर, फर्स्ट चार्ज पर, सेकंड चार्ज पर और 2 चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस पर। और ये जो चीज़ है ये मीडियम को इंडिकेट कर रही है कि 2 चार्जेस के दरमियान कौन सा मीडियम है, वो फोर्स यहाँ पर जो है उस पर भी डिपेंड करे। अब हम नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, क्योंकि फोर्स जो है आपको पता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और आपको पता है जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके अंदर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी चाहिए। ये बात जो मैं नेक्स्ट बात करना चाह रहा हूँ, टॉपिक हमारा वही है कूलम लॉ। इसमें शार्ट के तौर पर आ जाता है इस अंदाज में कि प्रूव दैट कूलम फोर्स इज म्यूचुअल। बात का ये शार्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है कि प्रूव दैट न्यूटन थर्ड लॉ बाय कूलम लॉ। कभी ये
प्रूव की बजाय वेरीफाई भी आ जाता है कि आप वेरीफाई करें न्यूटन थर्ड लॉ को विद द हेल्प ऑफ कूलम लॉ। यानी इस अंदाज में भी पूछा जाए प्रूव दैट कूलम फोर्स इज ए म्यूचुअल फोर्स आ जाता है, या थर्ड लॉ को आप प्रूव करना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। इसमें आप देखें अभी हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म फाइंड की है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमने कहा हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। यहां अगर ये चार्ज इस पर फोर्स लगाता है तो दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑन सेकंड चार्ज बाय फर्स्ट। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बाय सेकंड चार्ज। 2 1 फोर्स ऑन सेकंड चार्ज बाय फर्स्ट F21 फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बाय सेकंड चार्ज F12। तो आपको पता है कि जब हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, और वो क्या है 1/4 पाई एफ नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जब एरो डाल दिया है तो हमें डायरेक्शन भी चाहिए। अब ये फोर्स कौन सी होगी 2 1, तो यहाँ पर R21 और यूनिट वेक्टर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर जो है ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1, लेकिन यूनिट वेक्टर को हम इस्तेमाल करते हैं टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पर हम इस वेक्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं फोर्स की डायरेक्शन को बताने के लिए। इसी तरह से हम ये जो फोर्स है 1 2, ये हमारे पास 1/4 पाई एफ नॉट Q1 Q2 बाई आर के R12 ये हमारे पास है। अब देखिए इस फिगर में आपको क्लियर नजर आ रहा है कि जो फोर्स F21 है, जो फोर्स F12 है, इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम नहीं है, दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। 2 1 1 2, ये जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट करता है कि इसकी डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है। तो हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है आपने पढ़ा है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर भी दोनों फोर्सेस Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाई, Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाई। दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में दूसरे के ऑपोजिट है। इस तरह से हम न्यूटन थर्ड लॉ को जो है वेरीफाई कर लेते हैं, और इसी इक्वेशन से हमें ये भी पता चल जाता है कि कूलम फोर्स जो है वो म्यूचुअल फोर्स है। यानी अगर एक चार्ज ने दूसरे पर फोर्स लगाई है तो दूसरा चार्ज भी फर्स्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। इस तरह से हमने कह दिया कि कूलम फोर्स जो है वो म्यूचुअल फोर्स भी है। अब हम इसका लास्ट पैराग्राफ में हम बात करते हैं effect of medium on Coulomb force। यानी मीडियम का इफेक्ट जो है वो Coulomb फोर्स पर क्या। यहाँ पर हमने ये कहा कि ये Q1 है, ये हमने कहा ये Q2 है, और हमने इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर कोई मीडियम रख दिया। ठीक है, यहाँ पर कोई मीडियम रख दिया, कोई इंसुलेटर रख दिया। जैसे कि आपकी बुक में देखिए साइड पे आपको नजर आ रहा है एक पिंक कलर का
टेबल बना हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है वैक्यूम, उसकी आगे वैल्यू लिखी है 1, फिर उसके नीचे लिखा हुआ है एयर, वो उसकी वैल्यू लिखी हुई है 1.0006, ठीक है। फिर इसी तरह से मीका है, बेंजीन है, अमोनिया है, मुख्तलिफ वो वैल्यूज लिखी हुई है। कोई भी यहाँ पर हमने उसमें दो चार्जर के दरमियान एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पर इधर हवा है, यहाँ पर हमारे पास कोई मीडियम है, और उस मीडियम को हम क्या कहते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास इंसुलेटर है। ये जो डाइलेक्ट्रिक है, ये जो इंसुलेटर है, जो हमने दो चार्जर के दरमियान में हमने रख दिया है, तो ये कूलम फोर्स को ये क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है। ये हवा की वजह से, ये डाइलेक्ट्रिक की मदद से या इंसुलेटर की मदद से, इन Q1 Q2 बाई R के, और मैं इसको F प्राइम कर दूँ। अब देखिए, ये जो है इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। आप देखें टेबल में आपकी जो मैंने बताया है, उसमें रिलेटिव परमिटिविटी का जो है, जो टेबल बना हुआ है, उसमें यूनिट नहीं, मतलब कि ये यूनिटलेस है, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये वैल्यू कम होगी। जैसे उस टेबल में आप देखें बिल्कुल बॉटम में वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब जब ये ज़्यादा होगी तो जो कूलम फोर्स है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है, ये हमें इंडिकेट करती है कि आपने दो चार्जर के दरमियान जब आपने कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया है या इंसुलेटर रख दिया है, तो लाजमी तौर पर वो कूलम फोर्स के ऊपर उसका इफेक्ट होगा, उसकी कूलम फोर्स की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। अब आपने ये करना है, आपके पास जो बुक है आप उसमें देखें, जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो फर्स्ट पैराग्राफ के सेकंड पैराग्राफ में लिखी है, वो जो ग्रीन कलर में होगा, जो पिंक कलर में होगा, उस पर आप लिखेंगे हेडिंग डेफिनेशन, शुरू में लिखेंगे आप एक्सप्लेनेशन, और हाईलाइटेड पार्ट के नीचे आप लिखेंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। और जो नेक्स्ट पेज है जहाँ पर लिखा हुआ है एज अर्लियर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बिल्कुल टॉप पर आप देखें एज अर्लियर को काट कर ऊपर आप लिखेंगे हेडिंग कूलम फोर्स इज ए म्यूचुअल फोर्स। कूलम फोर्स इज ए म्यूचुअल फोर्स। वो हेडिंग लिखने के बाद जो इस टॉपिक का लास्ट पैराग्राफ है जहाँ पर लिखा होगा नो वी डिस्कस जब वी अफेक्ट ऑफ कूलम फोर्स ऑन द मीडियम, वहाँ पर लिखें अफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम फोर्स। इसकी तरतीब क्या होगी, पहले डेफिनेशन, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर मैथमेटिकल फॉर्म, फिर कूलम फोर्स इज ए म्यूचुअल फोर्स, और लास्ट में अफेक्ट, ठीक है। और कहीं आपको लिखा होगा इसमें टेबल एज ऑन टेबल, तो वो टेबल और लाइन जो है वो काट दें। तो इसको आपने साथ साथ तैयार करते रहना है। और अगर इसमें इस टॉपिक में मज़ीद अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो आप जो है वो रब्ता कर सकते हैं, मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, और जो बाकी टीचर्स हैं इस कॉलेज में आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं कि ये टॉपिक समझ नहीं आया है और ये फलां चीज़ जो है हमें समझ नहीं आई है, आप उनसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो कोशिश करें जो टॉपिक आप उसको याद करें, और याद करने के बाद उसको लाजमी तौर पर लिखें, खुद चेक करें या किसी को घर में
चेक करा दें। तो इस तरह से आपने इसकी तैयारी करनी है और हर टॉपिक को जब भी याद करें उसकी टाइमिंग रख कर आपने उसको लिखना होगा। लॉन्ग क्वेश्चन है तो वो आपको 12 मिनट चाहिए होंगे लिखने के लिए। अगर 12 मिनट से ऊपर आप जा रहे हैं तो आप अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इसी तरह से हम टॉपिक पढ़ाते रहेंगे, आप तैयारी करते रहिए, इंशाल्लाह बेहतर होगा।